हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवी विकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के जो आपका OMR शीट पर एग्ज़ाम होने वाला है 20 नवंबर दोस्तों फिक्स करने वाले हैं। 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोर्ड परीक्षा में यही आने वाला है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार दो बार तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ दोस्तों आप 20 में 20 नंबर पा जाएंगे जो आपका OMR शीट पर एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 2023 से पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है हाई स्कूल का, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट का भी 6 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ तक कला में भी आपका 20 नंबर जो है OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं शुरुआत कर चुका हूँ सामाजिक विज्ञान से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में 20 नंबर जो है वो क्वेश्चन लेकर आएंगे और फिक्स कर देंगे 100% गारंटी के साथ दोस्तों 23 में यानी 2023 में आपका जो OMR शीट पर आपका पेपर होने वाला है 20 नंबर ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। हम लोग पहले इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास से यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो अध्याय 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो आप ये 20 क्वेश्चन अगर आप जो है आप तैयार करते तो 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो पहला चैप्टर से जो 20 नंबर है मैंने जो पूरे NCERT को खंगाला है वहाँ से दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरा बेहतरीन तरीके से। तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि पहले तरीके से कि पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ है। अभ्युदय का मतलब उदय हुआ है, वहाँ से उसकी जन्म हुई है, उस अभ्युदय का मतलब होता है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद अथवा करके पूछ सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ है। दोस्तों आपको बता दो कि इस क्वेश्चन का व्याख्या भी आपको आगे मिलेगा, तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझने वाले हैं, इसका व्याख्या भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं कि पुनर्जागरण क्या होता है। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इटली। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इटली से ही पुनर्जागरण जो है आरंभ हुआ था। आपको मैं इसका जो है दोस्तों PDF भी अवेलेबल कराऊंगा। तो PDF कहाँ मिलेगा, पूरा विस्तार से समझिए, PDF भी आपको मिल जाएगा। तो इसका जो है एक्सप्लेन आप पहले देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में दोस्तों कहा गया है, जब मानव अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नवीन परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह पुनर्जागरण काल कहलाता है। इसकी शुरुआत इटली से हुई थी। तो दोस्तों इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है कि जब मानव अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर, जो प्राचीन परंपराएं हैं उसको जागकर जो नए विचार, नई भावनाएं, नए परिवर्तन करे अपनी जिंदगी में, तो उसे पुनर्जागरण बोलते हैं। पुनर्जागरण में पुनः जाग जाना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है दोस्तों पुनः जाग जाना। तो पुनः जाग जाना मतलब कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। इसकी शुरुआत दोस्तों इटली से हुई थी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल मिला के लगभग 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में कहीं न कहीं दोस्तों पूछ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, या अथवा करके पूछा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें फ्रांस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, आपने समझा होगा, याद किया होगा कि जो है 1789 में जो है इसकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। दोस्तों ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ होने का सबसे बड़ा कारण निरंकुश शासक था। दोस्तों ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है जिसपे कोई अंकुश ना लगाया जा सके। निरंकुश है भैया, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो मनमानी कर रहा है। ऐसा राजतंत्र है, क्योंकि ये राजतंत्र जो शासक वो कैसा है, निरंकुश है, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। जो मनमानी कर रहा है, जनता के भलाई के लिए, हित के लिए काम नहीं कर रहा है, उसे निरंकुश शासक कहा जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी, जैसे इटली, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड आदि जैसे देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि निरंकुश जो शासक थे इन देशों में जो है विराजमान हो गए थे। इसीलिए जनता त्रस्त होकर इनके खिलाफ विद्रोह कर दी और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जागृत हुई। तो शुरुआत दोस्तों
कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी, जिसका आंसर आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों समझते हैं, चलिए पूरा दोस्तों विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं इसको। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे है यंग इटली सोसाइटी की संस्था जो है स्थापना किसने की थी, अथवा करके पूछ सकता है कि जो है यंग इटली के संस्थापक कौन थे। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, या यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की जो है संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ज्यूसेप्पे मेस्सीनी जो है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ज्यूसेप्पे मेस्सीनी जो है एक यंग इटली सोसाइटी के जो है संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी। तो ज्यूसेप्पे मेस्सीनी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं ज्यूसेप्पे मेस्सीनी की जो है यहाँ पे फोटो लगी हुई है। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या दे सकते हैं कि 1831 में मार्सेई में यंग इटली, मार्सेई पड़ता है दोस्तों इटली में, मार्सेई में यंग इटली सोसाइटी जो है की स्थापना की थी, और बर्न में जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी, जोसेफ मेसनी ने किया था। यह इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। तो जो जोसेफ मेसनी थे ये इटली के राष्ट्रवाद के जो है अग्रदूत माने जाते थे, और इन्हीं के दम पर जो है इटली का जो है राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है कि 1831 में जो है यंग इटली की, और जो है बर्न में, इन्हीं स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है वहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना किया था। इसलिए दोस्तों इन्होंने जो है जोसेफ मेसनी को जो है माना जाता है कि यंग इटली के संस्थापक कहा जाता है। ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसका कथन है, जो कथन है किसका कथन कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? ये मैटर नहीं करता दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि किसने कहा है, बल्कि मैटर करता है ये किसने कहा है। तो मैटरनिख हो जाएगा, ये मैटरनिख ने कहा था। ये जो कथन है ये मैटरनिख ने कहा था, इसका राइट आंसर दोस्तों मैटरनिख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैटरनिख की तस्वीरें और उनकी कुछ दरबारे की तस्वीरें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुआ था, जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी ये कब हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि देखिए दीपावली जो है वो खत्म हो चुका। अब इसके बाद क्या आने वाला है, अब एक बार छठ आने वाला है। ठीक है, एक बार क्या आने वाला है, छठ आने वाला है। एक बार क्या आने वाला है दोस्तों, छठ आने वाला है। तो देखिए एक छठ है आने वाला है, तो एक से एक निकाल लीजिए और यहाँ पे 6 निकाल लीजिए, यहाँ पे 8 निकाल लीजिए। एक छठ है ना, तो एक छठ बस एक 6 लगा दीजिए तो हो जाएगा 168। 168 दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168। इसकी 1668 जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इंग्लैंड की क्रांति 1668 में इसकी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके सामने है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इंग्लैंड में जो है यहीं से जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है यहाँ पे है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई थी। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, आपको बता दें जो अमेरिका में क्रांति हुई थी ये हुई थी कब, 1775 में हुई थी। 1775 में इसका राइट आंसर रहेगा देखिए 177। ठीक है, 1775, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1775, मतलब कि जो है 1775। तो ये दोस्तों 1775 में इसके जो है क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है यहाँ पे, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे तो दोस्तों बता दें कि मार्टिन जो लूथर थे ये धर्म सुधारक थे, या दार्शनिक थे, या वैज्ञानिक थे, या साहित्यकार थे। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा जो है धर्म सुधारक थे। मार्टिन जो लूथर थे ये धर्म सुधारक थे। व्याख्या भी इसके देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्टिन लूथर कौन थे। यहाँ पे देख सकते हैं पुनर्जागरण के बाद यूरोप में धर्म के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसे धर्म सुधारक आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पे पुनर्जागरण के बाद जो है यूरोप में धर्म क्षेत्रों के में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसे धर्म सुधारक आंदोलन कहा जाता है। पोप और चर्च, ठीक है, पोप और चर्च भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरुद्ध में इंग्लैंड के यूरोप में जो आंदोलन हुआ, इंग्लैंड और यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर जो थे इसकी अगुवाई कर रहे थे और जो है प्रोटेस्टेंट की स्थापना की थी। प्रोटे जो स्टेट है कि धर्म के जो नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट यानी जो चर्च वगैरह थे उसी की जो स्थापना की थी। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते होंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। देखिए 117 ठीक है, 7 8 9 लगातार है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 8 9 ठीक है, 1789 तो उसके राइट आंसर हो जाएगी। तो इसमें 7वें का आंसर फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों हो जाएगा 1789 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके पॉइंट की, यहाँ पे दे सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ा कारण निरंकुश शासक था। मैंने पहले बताया था कि जो यूरोप में या राष्ट्रवाद हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण ये कि निरंकुश शासक का था। जो निरंकुश शासक लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के जो है स्वतंत्रता का यहाँ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो है फ्रांसीसी जो है क्रांति के बाद या फ्रांस में गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की घटना हुई थी। यहाँ पे तस्वीरें दे सकते हैं आप। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सामने आया है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, या अथवा करके पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों अलग अलग सेट में पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों नंबर जो क्वेश्चन 10वां है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1915 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, या यूँ कहे वाटरलू का युद्ध हुआ था। इसकी मैं व्याख्या आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ व्याख्या क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों व्याख्या में कहा गया है, यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि फ्रांस का दूसरा शासक नेपोलियन बोनापार्ट निरंकुश शासक था, फ्रांसीसी सेना के सेनापति था। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया, लेकिन मित्र राष्ट्रों जो यूरोप में थे उन्होंने जो है वाटरलू नामक स्थान पर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है पराजित कर दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो है नेपोलियन बोनापार्ट की जो हार हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वाटरलू नामक स्थान पे हुआ था। और किसकी पराजय नेपोलियन बोनापार्ट की हुई थी और कब हुआ था, 1815 में हुआ था। इसलिए यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो 1815 में, या वाटरलू के नामक स्थान पर किसकी पराजय हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की। या पूछ सकता है नेपोलियन जो है या फिर वाटरलू की जो है नामक स्थान पर युद्ध कब हुआ था, तो 1815 हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे रूसी क्रांति के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। रूसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को अच्छे से पता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। यहाँ पे 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी व्याख्या दिखा देते हैं आपको रूसी क्रांति के बारे में। दोस्तों बात करें रूसी क्रांति जार निकोलस के शासन काल में हुई थी। जार निकोलस वहाँ का शासक था, तो उसी के शासन काल में हुई थी, जो एक निरंकुश शासक था। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, जो फरवरी और अक्टूबर के महीने में हुई थी, इसीलिए इसे फरवरी क्रांति या अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति पहले 1905 में जो है रूस में निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी। इसी दिन रविवार था और इसीलिए इसे खूनी रविवार की घटना भी कहा जाता है। दोस्तों 2 चीज़ें हैं यहाँ पे कि 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी, इसे फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन रूस में ही 1905 में जो है एक खूनी रविवार की घटना घटी थी। दिन रविवार था और उस दिन निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी, इसीलिए इसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि खूनी रविवार घटना कब घटी थी, तो आंसर हो जाएगा 1905 में। दोस्तों ये पूरी व्याख्या है, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपसे पूछे जाने की संभावना आगे बढ़ जाती है। दोस्तों बात करें इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था, आप सभी को अच्छे से पता है। इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कि जैसे आपसे पूछे इटली का एकीकरण, ठीक है, तो 2 ही चीज़ पूछ सकता है, इटली का एकीकरण या तो जर्मनी का एकीकरण, आपसे 2 पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इटली का एकीकरण जो है 1871 में हुआ था या तो 1870 में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था और जर्मनी का जो हुआ था ये 1871
1871 में हुआ था, मतलब पूरा हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ई देखिए पहले आता है, जा बाद में आता है, मतलब कि हिंदी वर्णमाला में छोटा बड़ा अगर पढ़ेंगे तो आप तो ई पहले आएगा, जा बाद में आएगा। ई से इटली, जा से जर्मनी, तो ई से दोस्तों 70 में पहले आएगा, 71 बाद में आएगा, तो इसीलिए 70 इटली में एकीकरण हुआ था और 71 में जर्मनी का। इस तरह दोस्तों आप अगर याद कर लेते हैं तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या के बारे में। देख सकते हैं इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 ईस्वी तक चला था। 1870 में इटली का एकीकरण जो है प्रक्रिया पूरी हो गई थी, मतलब कि 1859 से जो है प्रारंभ हो गया था, लेकिन कंप्लीट जो है 1870 में हुआ था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 1870 में इटली का एकीकरण जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है यहाँ पे। जर्मनी का एकीकरण, दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपने जो है दिमाग में या फिर अपने नोट्स में कि जो है इटली का एकीकरण जो हुआ था, ये जो हुआ था 1871। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि इटली का जो एकीकरण हुआ था वो पूरा हुआ था 1871 में। आपके सामने व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ दोस्तों लिखा है जर्मनी का एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में 1866 से लेकर 1871 तक जो है जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो 1871 में पूरी हुई थी, 1866 में जो है स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटोमन शर्मा जो है यहाँ पे बिस्मार्क संबंध किस देश से था। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ऑटोमन बिस्मार्क देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमन जो बिस्मार्क थे, यहाँ पे इनके नेतृत्व में जो है ये लड़ाई जो लड़ी गई थी। तो इसका मतलब जर्मनी से थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट दूसरा शासक था, तो फ्रांस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्रांस में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की। दे सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इटली के एकीकरण के किसके नेतृत्व में किया गया था। जो इटली का एकीकरण है ये किसके नेतृत्व में किया गया था। इटली का जो एकीकरण दोस्तों ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी यानी ज्यूसेपे मेस्सेनी गैरिबाल्डी जो है इनका नेतृत्व में किया गया था। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ज्यूसेपे मेस्सेनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन दोस्तों क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो गुप्त संगठन यंग, यहाँ पे इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर, यंग इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ज्यूसेपे मेस्सेनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन जो था वो यंग इटली था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पे दे सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे है जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे कि जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है। राष्ट्र है, संविधान है, आम जनता है, संसद है। इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्र, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बस आने वाला है और आपके सामने ये रहा और ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 आने जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, तो इसमें इंग्लैंड दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 1848 में 1848 में दोस्तों जो है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। अब बात करते हैं कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा। दोस्तों PDF ये मेरा 3 चैनल है, जैसे सिविल आर्ट्स क्लासेस है, ये सिविल SST है, ठीक है, ये सिविल ITI गुरु है। ITI संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन संबंधित कोई भी तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और जो है क्लास 12th और जो है 10th का जो है सोशल साइंस अगर आप पढ़ना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपको कहाँ से जो है मिलेगा
जो है आपको PDF, तो आपको बता दें कि जो है ये है टेलीग्राम का चैनल का लिंक, ये है CV BKL SST, ठीक है। CV BKL SST टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस PDF में आपको आंसर भी मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर मैंने नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों जो आंसर मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, तो यहाँ पूरा आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों 100% फ्री में। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।